भैया हम शहर जा रहे थे तो सोचा तुमसे भी मिल लूं और तुम्हें खुशखबरी भी दे दूं। मैंने हमारी दिशा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा, शहर में रहता है और 4 मंजिला का मकान है उनका। अपनी बहन के मुंह से अपनी बेटी की शादी की बातें सुनकर विनोद को काफी अच्छा लगता है। अब रात में दिशा सभी के लिए खाना बना रही होती है। क्योंकि उसका एक कमरे का घर था, इसलिए खाना बनाते हुए सभी को परेशानी होने लगती है। मैंने कहा था ना बेटा, चौक लगाते समय हमें बता देना। दीदी हम सब बाहर चलते, एक कमरे का घर है, सांस नहीं ले पाओगे। घर में छोंक लगने की वजह से घर में धसक हो जाती है और पूरा परिवार खांसते हुए घर के बाहर चला जाता है। और कुछ देर बाद सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। जहां एक तरफ पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा बर्तन धो रही थी, जिस वजह से पानी के गंदे छींटे घर आए मेहमानों पर पड़ रहे होते हैं। ये देख विनोद अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान बाद में बर्तन धो लेती, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माफ करना आप लोग, एक कमरे में ही खाना पीना रहना सोना है ना, इसीलिए दिक्कत होती है। अरे कोई बात नहीं। क्योंकि बुआ सुमन अपने भाई के हालातों से वाकिफ थी, इसलिए वो एडजस्टमेंट कर लेती है। अब पूरा परिवार दिशा की बुआ, उसके पति और उनके बच्चों को घर में सोने देता है और खुद अपना बिस्तर लेकर घर के बाहर जाकर सोते हैं। अगले दिन दिशा की बुआ अपने पति बच्चों के साथ चली जाती है और बहुत जल्द अपने भाई भाभी को लेकर शहर जाकर दिशा का रिश्ता अतुल नाम के लड़के से तय कर देती है। और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और एक कमरे का घर, कैसे होगा सब? फिक्र मत करो सुमित्रा, सब हो जाएगा। और वैसे भी अब हमारी बेटी अच्छे घर में जा रही है। छोटा सा घर होने की वजह से सुमित्रा काफी परेशान होती है, पर सब कुछ अच्छे से निपट जाता है और दिशा की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद जब दिशा अपने ससुराल जाती है और गाड़ी से उतरती है तो वो अपने 4 मंजिल का मकान देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मेरा मायका एक कमरे का था, वहीं खाना रहना सोना था, पर मेरा ससुराल तो 4 मंजिल का है। यहाँ तो सबके कमरे भी अलग होंगे, सोने में भी कोई परेशानी नहीं होगा, किचन बाथरूम सब अलग होगा। बहू अपना 4 मंजिल का घर अच्छे से देख ले, क्योंकि तुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तुम्हारा कमरा सबसे ऊपर है। अभी तुम्हें हमारे साथ 2nd फ्लोर पर चलना होगा, वहीं तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। इतना बोलकर शांति अपने पूरे परिवार और बहू के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और दूसरी मंजिल पर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद शांति बहू को 4 मंजिल का घर दिखाती है। बहू ये है हमारी नीचे से पहली मंजिल, इसमें हमने बड़ा हॉल रखा है। हॉल के साथ यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है और एक छोटा बाथरूम भी। अब दूसरी मंजिल पर चलते हैं। पूरा परिवार सीढ़ियां चढ़कर अब दूसरी मंजिल पर जाता है। और भाभी ये दूसरी मंजिल मेरी है। इस हॉल में तो आपका स्वागत हो गया और इसके बगल में मेरा कमरा है। अच्छा है ना, इस मंजिल पर मेरा राज रहता है, कोई बिना मेरी मर्जी के यहाँ नहीं आ सकता। चलिए तीसरी मंजिल पर चलते हैं। एक बार फिर सीढ़ियां चढ़कर पूरा परिवार तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, जहां देवर कहता है, अरे भाभी ये तीसरी मंजिल, ये छोटी सी गैलरी है और इससे जुड़ा मेरा कमरा है और सामने मम्मी पापा का कमरा है। मेरे कमरे में बालकनी भी है। चलो बहू अब अपनी चौथी मंजिल पर चलो। वैसे ये सीढ़ियां तुम्हें थका तो नहीं रही? नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, ये लो आ गए हम। पहले देखो ये किचन है, बहुत बड़ा और हवादार। चलो अब कमरे में, ये रहा तुम्हारा बड़ा कमरा, खिड़की भी है इसमें और बालकनी भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ऊपर छत है, वो तुम कल देख लेना। अब आराम से सो जाओ। सब सो जाते हैं और अगले दिन दिशा अपनी पहली रसोई करती है। कितना अच्छा लग रहा है। सबका कमरा अलग है, रसोई अलग है, वॉशरूम अलग है, बालकनी है, हॉल है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरी वजह से खाना बनाते हुए किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। अब दिशा खाना बनाकर दूसरी मंजिल के डाइनिंग हॉल जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और सब खाना खाकर उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह दिशा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। सही कह रही थी तुम्हारी बुआ, तुम बहुत गुणी हो। हाँ भाभी, अब जल्दी से आप मेरा लंच पैक कर दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इस तरह काजल लंच लेकर कॉलेज के लिए चली जाती है और अतुल ऑफिस चला जाता है और अकेली दिशा ऊपर नीचे घर का पूरा काम करती है। समय यूं ही बीतता है और दिशा का अपने ससुराल में मन लग जाता है। यहाँ पर काम करना कितना आसान है। सबके कमरे अलग हैं, आराम से जाकर कमरे की सफाई कर लेती हूँ। खाना बनाते हुए भी किसी को दिक्कत नहीं होती। खैर अब जल्दी से कपड़े साफ करके ऊपर सूखने के लिए रखाती हूँ। तभी शांति तीसरे वाले फ्लोर से आवाज देती है,
बहू, मैंने तुझसे खाना मांगा था, लंच नहीं देगी क्या मुझे? हाँ माँ जी, बस अभी लाती हूँ। अब दिशा सबसे पहले ऊपर जाती है और रसोई से खाना लेकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी सास को देने के लिए जाती है और उसके बाद फिर सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर कपड़े सुखाकर थोड़ी देर में नीचे आती है और शाम को सीढ़ियां चढ़कर कपड़े लेने के लिए ऊपर जाती है। हे भगवान, ये 4 मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर तो मैं थक गई। अच्छा है, पर मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर दिशा सारे कपड़े उतार कर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि सीढ़ी पर खड़ी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, ग्रिल के साइड पर मैंने अपनी साड़ी रखी थी तो वो उतारना भूल गई क्या? हाँ माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बाद में उतार कर ले आऊंगी। बहू, मौसम खराब है, अगर बारिश हो गई, आंधी तूफान चले तो कपड़े उड़ जाएंगे, तू अभी जाकर उतार ले। अपनी सास के कहने पर बेचारी दिशा मुंह बनाकर फिर से ऊपर जाती है और साड़ी लेकर नीचे आती है। फिर सारे कपड़े इस्त्री कर अपनी नंद सास और अपने कमरे में रखती है। कुछ देर बाद फिर से ऊपर जाती है और खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद क्योंकि अब तक अतुल और काजल घर नहीं आए थे, इसलिए वो पहले अपनी सास को खाना खिलाती है। कुछ देर बाद जब काजल घर आती है तो वो फोन करके अपना खाना कमरे में मंगवाती है। आज सुबह से ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़कर मेरे पैरों ने तो जवाब ही दे दिया। मेरा 4 मंजिला का मकान जितना अच्छा था, आज मैं उतनी ही पछता रही हूँ। ये नहीं कि डाइनिंग टेबल पर आकर सभी इकट्ठा खाना खा लें। इन्हें क्या, इन्हें तो बस ऑर्डर देना होता है। इससे अच्छा तो मेरा वो 1 मंजिल का घर था, कितना सुकून था। मुंह बनाकर दिशा अपनी नंद का खाना लेकर जाती है। कुछ देर में उसका देवर आता है और वो भी तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में खाना मांगता है। और जब दिशा उसे भी अपनी चौथी मंजिल से उतरकर खाना देने जाती है तो दिवाकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, पानी तो आपने दिया ही नहीं, अब क्या मैं ऊपर रसोई से खुद पानी लेकर आऊं? हाँ देवर जी, अभी ला देती हूँ। इतना बोलकर जब दिशा अपने देवर को पानी लाकर देती है तभी शांति उसे छत से आवाज देती है, बाहू, छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तू मेरी दवाई लेकर ऊपर ही आ जा, आज मैं ऊपर ही सोऊंगी। शांति की आवाज सुनकर दिशा फिर से दवाई लेकर ऊपर जाती है और कुछ देर ऊपर ही बैठ जाती है। पर तभी शांति दिशा से कहती है, बाहू, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं आज ऊपर ही सोऊंगी, जा तीसरी मंजिल से नीचे से मेरे लिए बिस्तर ले आ। माँ जी, देवर जी नीचे ही हैं, उनसे कह दीजिए ना, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। बहू, वो बेचारा ऑफिस का काम कर रहा होगा, कौन सा तुझे सबसे नीचे जाना है, तीसरी मंजिल पर ही तो है, जाकर ले आ। अब न चाहते हुए भी दिशा फिर से नीचे जाती है और अपनी सास के कमरे से बिस्तर लेकर ऊपर जाती है। इसी तरह समय बीतता है और समय के साथ अब दिशा परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, सब्जी खत्म हो गई है, गली में सब्जी वाला आया, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, आप जब तक सब्जी लेकर आ जाओ। बहू, तू तो जानती है मुझसे चला नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है, तू ही नीचे से सब्जी लेकर आ जा, मेरी बस की नहीं है 4 मंजिल उतरना। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, 4 मंजिल ऊपर नीचे करके मैं भी थक जाती हूँ, आपके भी पैरों में दर्द रहता है। देवर जी और काजल कुछ नहीं करते, हम एक काम करते हैं ना, एक लिफ्ट लगवा लेते हैं। बहू, पागल हो गई है, पता है कितना खर्चा होगा? और हाँ, रोज सारा सामान लेकर नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर दिया करो, बहुत गंदा हो रहा है। शांति की आवाज सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जहां एक कमरे में उसका परिवार हंसी खुशी रहता था। और कुछ देर बाद जब दिशा सब्जी लेकर ऊपर जाती है तभी नीचे से अतुल की कॉल आती है, दिशा, मैं अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गया हूँ, और हाँ, दिवाकर का बैग भी ले आना। अतुल, मैं बहुत थक गई हूँ, दिवाकर को ही ऊपर भेज दो, मुझे काम भी करना है। भाभी, ला दो ना, हम लेट हो रहे हैं। घर का कोई भी सदस्य दिशा की हालत को नहीं समझता और बेचारी दिशा ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुनती है और रोज नीचे वाले फ्लोर की सफाई भी करती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन सिलेंडर खाली हो जाता है और घर में शांति के अलावा कोई नहीं होता, जिस वजह से दिशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया है और मैं अकेली हूँ घर में, नीचे से चौथी मंजिल पर ले जाना मुश्किल है, थोड़ी मदद करवा दो। बहू, तू तो अभी जवान है, तब तेरे बस की नहीं है सिलेंडर ऊपर ले जाना, तो मैं कैसे लेकर जा पाऊंगी? माँ जी, इसीलिए तो मैं कहती हूँ लिफ्ट लगवा लेते हैं ना। बहू, तू फिर से वही बकवास बातें करने लगी, मैं इस बारे में अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी। शांति नाराज हो जाती है, पर कुछ दिनों से तबीयत ठीक न होने की वजह से दिशा को कमजोरी महसूस हो रही थी और जब सिलेंडर उठाकर ऊपर ले जा रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और शांति आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां पूरे परिवार को पता चलता है कि दिशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो चुका है। इस हादसे के बाद शांति और पूरे परिवार को बहुत दुख होता है।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहू कुछ दिनों से कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं नहीं सुनी उसकी। बेचारी अकेले हर वक्त सीढ़ी चढ़ती उतरती रहती थी। अगर मुझे पता होता कि बहू प्रेग्नेंट है तो मैं बहू की बात मान लेती। कोई बात नहीं माँ, अब भी देर नहीं हुई है, हम लिफ्ट बनवाएंगे। इस तरह कुछ दिनों बाद जब दिशा ठीक हो जाती है और वो अपने घर जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बन चुकी है। ये देख दिशा को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लिफ्ट में बिना थके ऊपर चौथी मंजिल पर पहुंच जाती है और उस दिन के बाद से शांति और काजल अपने पूरे परिवार के साथ दिशा का अच्छे से ख्याल रखते हैं और दिशा ठीक होकर लिफ्ट से आराम से 4 मंजिल के ससुराल में ऊपर नीचे काम करती है। भैया, ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? बहन जी, ये वाली 50 रुपए की है और ये 100 रुपए और ये सारी उससे ऊपर। हे माता रानी, मेरे पास तो ये 100 रुपए ही हैं। चलो कोई नहीं, मैं बाकी का सामान ले लेती हूँ। माता की मूर्ति हाथ से बना लूंगी। अरे चंदा, ये क्या, तू माता की मूर्ति नहीं लेगी क्या? नहीं मधु बहन, मैं हाथ से ही माता रानी की मूर्ति बनाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे घर में तो एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो भला तू ये 50 रुपए की मूर्ति लेने में भी कैसे संकोच नहीं करेगी। खैर, मैं तो इस बार महंगी और बड़ी मूर्ति लूंगी। हाथ में पैसे ना हो तो लोग अक्सर गरीबी के ताने दे ही जाते हैं। हे माता रानी, अब तो आप ही मेरे घर परिवार में धन, समृद्धि और सुख देना। चंदा का परिवार बेहद गरीब था। इसी वजह से चंदा को अक्सर उसकी पड़ोसन मधु की अमीरी के ताने सुनने को मिलते, या फिर मधु अपनी अमीरी के आगे चंदा जैसे गरीब परिवार को कुछ नहीं समझती थी। आखिर क्या थी वजह, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चंदा अपनी बूढ़ी सास दुलारी और पति विनोद के साथ रहती थी। चंदा का परिवार बेहद गरीब था क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला था। अरे विनोद बेटा, आटा और चावल खत्म है, आते वक्त लेते आना। ठीक है माँ, साहब से पैसे मांगकर आटा चावल लेता आऊंगा। विनोद के जाने के बाद चंदा घर के बाकी के कामों में लग जाती है। बहू, तुझे याद है ना, जल्द ही नवरात्रि आने वाली है। हाँ माँ जी, मुझे याद है, और मैंने पिछले कई महीने से नवरात्रि में माता रानी की पूजा सामग्री के लिए 100 रुपए बचा कर भी रखे हैं। इतने पैसों में पूजा की सामग्री नहीं हो पाएगी बहू, महंगाई भी तो बढ़ गई है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, जो होगा वो ले आऊंगी, और जो नहीं होगा उसके बिना भी माता रानी खुश होंगी। समय बीतता है और अब नवरात्रि पूजन से एक दिन पहले चंदा बाजार जाती है। भाई साहब, ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? ये वाली 50 रुपए की है, ये वाली 100 रुपए की, और इससे आगे सारी महंगी हैं। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं। अगर ये मूर्ति ले ली तो 50 रुपए बचेंगे और मुझे बाकी सामान भी लेना है। चलो कोई बात नहीं, इस बार की मूर्ति मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। चंदा जब पैसों की तरफ देखकर खुद से ये कह रही होती है, तभी चंदा की पड़ोसन मधु उसे देखते हुए कहती है, अरे चंदा, लगता है तेरे पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं। अरे रे रे रे, मैं अभी ना कितनी मूर्ख हूँ, भला तेरे पास पैसे भी कैसे होंगे? तेरा पति तो मजदूर है ना? हाँ मधु बहन, मेरे पति मजदूर हैं और वो थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन उसमें भी सुकून है। पर माता रानी की पूजा तो मन में होनी चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से। लगता है तू तो बुरा मान गई। अरे मैं भी माता रानी की मूर्ति लेने ही आई हूँ, बता कौन सी लूं? चलिए बड़ी और महंगी वाली माता की मूर्ति ले लेती हूँ। हाँ मधु बहन, आपको जो सही लगे। मधु चंदा के पड़ोस में रहती थी। जहाँ चंदा गरीब थी वहीं मधु अमीर, और मधु अपनी अमीरी का धौंस सबको ही दिखाया करती थी। जहां नवरात्रि में चंदा बड़ी मुश्किल से 100 रुपए में जोत बाती बताशा माता की चुन्नी लेती है, तो वहीं मधु 5000 लगाकर माता की महंगी बड़ी मूर्ति, पूजन सामग्री और खाने पीने की चीज लेकर घर आती है। क्या बात है बहू, इस बार तो माता की मूर्ति कुछ बड़ी नहीं ले आई तू, और इतना सारा सामान। क्यों माँ जी, मैं ये सामान नहीं ला सकती? मैं तो बस पूछ रही हूँ। पूरे 5000 का सामान लेकर आई हूँ। उस चंदा की तरह थोड़ी 100 रुपए में नवरात्रि पूजन की सामग्री ले आऊं। कोकिला को अपनी बहू की बात सुनकर हैरानी होती है। देखो जरा, जहाँ मेरी बहू 5000 रुपए खर्च कराई है, वहीं बेचारी चंदा 100 रुपए में पूजन का सामान ले आई। इधर चंदा घर आने के बाद देर शाम माता रानी की मूर्ति बनाती है, जो वाकई बेहद सुंदर बनी थी। अरे चंदा, लगता है इस बार मूर्ति खरीदने के भी पैसे नहीं है तेरे पास। अगर नहीं थे तो मुझसे उधार ले लेती। अरे नहीं नहीं कुंती बहन, बैठी थी तो सोचा माता की मूर्ति ही बना लूं। अरे बेचारी के पास तो पैसे ही नहीं हैं। 100 रुपए में तो नवरात्रि पूजन का सामान लेकर आई है। क्यों चंदा? चंदा हंसकर रह जाती है।
वह किसी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन चंदा के आस पड़ोस में रहने वाली कुछ अमीर औरतें उसे हमेशा ताने देती। अब 2-4 दिन बाद नवरात्रि के पहले दिन चंदा एक छोटे से चौके पर मिट्टी से बनी माता रानी का आसन बैठा देती है। बहू, तूने मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है। ऐसा लग रहा है मानो मूर्ति में साक्षात माता रानी आ गई हूँ। हाँ माँ जी। चंदा माता रानी के आगे रुई को तेल से भिगोकर दिया जलाती है, बताशे का प्रसाद चढ़ाती है और तो और पूजा आरती करके 9 दिन का निर्जला व्रत का संकल्प करती है। बहू, अब तक तेरे घर का काम नहीं हुआ? उधर चंदा पूजा आरती भी कर रही है। अरे माँ, उसके पास है ही क्या पूजा करने के लिए, तभी तो खाली घंटी बजाकर आरती सुना रही है माता रानी को, वो भी खुद से बनाए माता रानी की मूर्ति को। मधु पूजा करने में घंटों लगाती है। मधु के घर में बड़ा सा पत्थर का मंदिर था, उसमें वो 9 दिन के लिए जोत के लिए दिया जलाती है, फल सजाती है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, माता रानी के लिए 16 सिंगार, नई साड़ी, यहाँ तक कि महंगी चुन्नी और सोने का नथ पहना कर माता की पूजा शुरू करती है। और पूजा से उठने के बाद ही अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे लिए चाय बना दो। 9 दिन के व्रत के नाम पर अब ये अपना पेट पूजा करेगी। इधर चंदा निर्जला व्रत रखकर देर शाम थोड़ा सा दूध और एक फल खाकर 9 दिन का व्रत पूरा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मधु एक के बाद एक व्रत वाले चिप्स, लड्डू, पापड़ और देर रात आलू की सब्जी के साथ कुट्टू के आटे की कचौड़ी खाकर व्रत पूरा कर रही थी। अरे दुलारी, घूमते हुए चली आई हूँ। अरे कोकिला बहन आओ ना। कोकिला दुलारी के घर में जाती है तो देखती है एक छोटे से चौके पर चंदा ने माता की मूर्ति बैठा रखी है। लोटे में जल और आम के पत्ते हैं, प्रसाद में मिश्री, बताशा और दीपक में भीगी हुई तेल की रुई की बत्ती जल रही है और चंदा झाड़ू लगाते हुए माता रानी का नाम ले रही है। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। हे माता रानी, मेरी बहू को भी सद्बुद्धि देना। कहाँ ये गरीब घर की बहू निर्जला व्रत रखकर काम करते हुए भी माता रानी का नाम ले रही है, वहीं दूसरी तरफ मेरी बहू एक के बाद एक तरह तरह की चीज खाती जा रही है और अगरबत्ती दिखाने के बाद माता रानी को दोबारा देखने भी नहीं जाती। अरे कोकिला बहन कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस घर जा रही हूँ। बहू व्रत में है, थोड़ा काम देख लूं। चंदा के श्रद्धा भाव से किए जा रहे नवरात्रि पूजन को देख कोकिला भी हैरान थी। अगले दिन, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जाता है या धक्के मारकर भगाऊं? नहीं देना तो मत दो, लेकिन इस तरह कठोर वचन ना निकालो। अब वो भिक्षुक चंदा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम को पहर हो चुका था और चंदा पूजा करने के बाद फलहार करने के लिए बैठी थी। बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। चंदा पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद जैसे ही खाने बैठी थी, वैसे भिक्षुक के आने पर चंदा वो फल उसे दे देती है। वह भिक्षुक भी चंदा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अपना फल तो तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? उसने खाया समझो मैंने खाया। माँ जी, वह भी तो भूखा था। अब देर रात चंदा के सपने में माता रानी आती हैं और वो प्रसन्न होकर चंदा से कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और अगले रोज ही चंदा को खुशखबरी मिलती है। आज तू जल्दी कैसे आ गया घर? काम नहीं मिला? काम नहीं मिला? अरे माँ, 1 लाख रुपए मिला है, बाकी के और पैसे काम हो जाने के बाद मिलेंगे। एक टेंडर पास हुआ है। चंदा और दुलारी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कल ही बहू के सपने में माता रानी आई थी और कह रही थी माता रानी बहू की भक्ति से खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ मधु, जो कि नवरात्रि के 8वें दिन भी अपने खाने पर फोकस करके बैठी थी, उसके मंदिर का देर शाम दिया बुझ जाता है। माँ, 1 गिलास पानी तो लाना। तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? सब ठीक तो है ना? दिनेश इतना सुनकर पानी का ग्लास दूर फेंक देता है और अपनी माँ पर चिल्लाकर कहता है, काम छूट गया है, निकाल दिया है मुझे कंपनी से। जब से ये नया मैनेजर आया है मेरे सिर पर नाच रहा है। कोकिला अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं मधु को भी एहसास होता है उसका एक पल में सब कुछ छिन गया है। वह अपने पति की नौकरी के चले जाने से दुखी हो जाती है। तभी दिनेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, मधु, मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे उसमें से मुझे 5,000 ला कर दो। उन पैसों का मुझे कुछ काम है। लेकिन मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। 5,000 रुपए का घर का राशन आया और 5,000 रुपए मैंने नवरात्रि की सामग्री पूजन सामान में लगा दिए। पूजा का सामान कम में भी आ सकता था, लेकिन तुम्हें तो दिखावा करना है। खैर, कमाने वाला जाने खून पसीने के पैसे किसे कहते हैं। क्या मिला दिखावा करके? चंदा को देख, 100 रुपए में ही श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत कर रही है
और तुझे तो 5,000 रुपए में भी मन नहीं भर रहा। मधु को एहसास हो चुका था कि वह जिस तरह दिखावा कर रही है वह असल पूजा नहीं है, असली पूजा तो मन से है। अगले दिन फिर ये सब खत्म होने के बाद मधु का घमंड टूट जाता है। वह चंदा से माफी मांगती है उसके किए की, और उसी के साथ ही नवरात्रि का 9वां दिन मनाती है और कन्या खिलाकर अपने व्रत को श्रद्धा से पूरा करती है। इसके बाद अब कभी भी मधु चंदा को गरीबी का ताना नहीं मारती और सब कुछ ठीक हो जाता है।